हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं अर्चित द्विवेदी। आज आपको कुछ एक ऐसी एनालिसिस बताने वाला हूं कोविड 19 की, जो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से सबको जानना। क्योंकि आज हम लोग उस स्टेज में हैं जहां हम लोग 4 महीने लॉकडाउन में बिता चुके हैं और अब हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आगे। तो मैं इसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जब तक पता नहीं होगा तब तक हम कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले एक वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए। पहले उसका सोर्स और दूसरी अगर उसकी वैक्सीन निकली है। तो अभी कोविड-19 के केस में ना उसकी अभी वैक्सीन बनी है और ना हमें अभी उसका प्रॉपर सोर्स मालूम है। तो अगर कोई भी वायरस, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जो भी वायरसेस हुए हैं जैसे एबोला, प्लेग और कोविड अभी, तो इनको 2 स्केल्स पे नापा जाता है। पहले हम बोलते हैं मोर्टेलिटी, जिसको हम बोलें कि उसके मारने की क्षमता क्या है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कितना कंटेजियस है ये, इसकी कंटेजेंसी कितनी है, इसका मतलब वो फैलता किस रेट से है। तो अगर हम एबोला और सार्स, जो हमारे पहले वायरसेस आए थे, उनकी बात करें तो वो उनकी मारक क्षमता ज़्यादा थी, लेकिन वो फैलते इतनी जल्दी नहीं थे। कोरोना के केस में इसका उल्टा है, कोरोना बहुत जल्दी फैलता है और इसकी मारक क्षमता थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरे पहलू से देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि कोरोना के केस में जब जो कंटेजियस ज़्यादा है, जिसका सैम्पल साइज़ ज़्यादा है, जिसमें वो ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा है, अगर वो उसमें से कुछ परसेंट पे भी इफ़ेक्ट करता है तो भी मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये ख्याल रखने वाली बात है। अब जैसे कि कोरोना मालूम है कि शुरुआत से इसका एपिसेंटर चाइना रहा है। इसने सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपना शिकार बनाया। वहाँ पर कंडीशंस बहुत ख़राब हुई, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले, जब वो अपने अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ में गए, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पर इसका फर्स्ट फेज़ में इफ़ेक्ट आया। अब जो बचे हुए लोग थे, जो इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे नाइजीरिया हो गया, इंडिया हो गया, इनमें जब वो लोग आए तो इसका अब इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो अब आज की जो एनालिसिस है मेरी, बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ के है, तो मैं इसको केवल 2 पहलू में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा, इसका कंट्रोल, इसका मेजर और इसका कंक्लूजन। डेवलप कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनका अंतर बताना चाहूँगा। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो हम लोग आज जो इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ में ईजी होती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की रीच बहुत अच्छी है, और वहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी होती है, जैसे अगर हम बोलें कि वहाँ पर जल्दी लोग सक्षम हो जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, छोटी फैमिलीज़ रहती हैं, टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुँची हुई है। और अगर वहीं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आज भी हम पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी, लेकिन गाँव-गाँव तक अभी तक नहीं पहुँची है। हमारी आज जो बच्चे हैं हमारे साथ ही रहते हैं, जल्दी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, जल्दी वो बाहर नहीं जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी बनी हुई थी पहले से, तब भी वहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और इंडिया जैसी जगह में जहाँ पर लोग बहुत एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा जो कंट्रोल मेजर है इसका सैनिटाइजेशन, जो क्लीनलीनेस है। जो क्लीनलीनेस की अगर मैं बात करूँ तो डेवलप कंट्री, आप सभी लोग मानेंगे, हमसे ज़्यादा क्लीन है डेवलपिंग कंट्रीज़ से। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सैनिटाइजेशन भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईज़। पीपीईज़ की स्कैसिटी हमारे इंडिया में है, मतलब हमारे यहाँ कम बनते हैं, वो हमारे यहाँ कम हैं, जबकि दूसरे देश में ज़्यादा हैं। और हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन बहुत 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 ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें उस हिसाब से भी सोच के चलना पड़ेगा। पीपीईज़ की अगर मैं बात करूँ तो पीपीईज़ में इसीलिए हम लोग, गवर्नमेंट भी इन्फोर्स कर रही है कि घर के उपाय आप ढूंढिए और घर से आप मास्क बनाइए, आप उससे अपने सूट्स बनाइए। तो पीपीईज़ में हमें इसमें ध्यान देना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जो थर्ड चीज़ आती है। इकोनॉमी के केस में अगर आप देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज हैं।
एडिक्वेट रिसोर्सेज का मतलब उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ उपलब्ध है अपनी जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी कंट्रोल्ड है। वो अपने देश की क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद करके, वो अपने बैरियर्स लगा के, अपनी सारी बाउंड्रियों को क्लोज़ करके अपने कंट्री और अपने लोगों को बहुत टाइम तक बैठे बैठाए खिला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ डेवलप कंट्रीज़ में। तो इसका मतलब ये होगा वहाँ पर अगर ये है तो लॉकडाउन बहुत आगे तक जा सकता है। अगर ये जाए तो वो लॉकडाउन में अपने लोगों को बैठा के खिला भी देंगे और संतुष्ट रहेंगे। ये जो चीज़ है ये हमारी सरकार भी बोलती है और हमारी सरकार भी इसमें सक्षम है लोगों को बैठा के अभी खिलाने में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में और नाइजीरिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें जो लोग हैं वो डेली कमाने और खाने वाले हैं, डेली वेजेस वाले लोग हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो खाने की चीज़ें बाहर की, वो सब बाहर से आती हैं। और हमारे यहाँ कोई भी ये मेडिकल सेवा अभी तक फ्री नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट हमारी पूरा सपोर्ट कर रही है इस महामारी में, और लोग भी आगे बढ़ चढ़कर हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा देर तक डेवलप कंट्री से कंपेयर करके अपनी इकोनॉमी क्लोज़ नहीं कर सकते। हमें बाहर आना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा देर लॉकडाउन में नहीं रह सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हर तरह से हर एक वर्ग की जो नीड्स हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं गरीबों को, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमें इस क्लोजर से बाहर आना पड़ेगा और इकोनॉमी को वापस बूस्ट करना पड़ेगा अगर हमें आगे जाना है तो दोस्तों ये मेरी एक एनालिसिस है। और अब मैं आता हूँ मेन पार्ट पे। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये है कि हमें इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम ज़्यादा दिन तक लॉकआउट में नहीं रह सकते, जो हमारी सिचुएशन है उसको देखते हुए। तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो केवल और केवल हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, जब तक इस वायरस का सोर्स और वैक्सीनेशन पता नहीं लगता। वो एक चीज़ है आपका बिहेवियर। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मैं ये इंडिया, नाइजीरिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें, और ये हमारे गांव-गांव तक जाना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें। हम सड़क पे थूकें ना, हम खड़े होके तुरंत पेशाब ना कर दें जहाँ करना है, हम गाड़ियों से पेपर फेंकें ना, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम बड़े लोगों के पैर छूना बंद कर दें। मैं इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बंद कर दें, क्योंकि अगर आप हमारी पुरानी कथाओं में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी लोग पैर धोते थे फिर छूते थे। जैसा कि आप जानते हैं ये वायरस की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो ये पैरों पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मारता है। तो जो चीज़ है हम इनको करें और बिहेवियर में चेंज लाएं। बिहेवियर जब तक हमारा नहीं बदलेगा तब तक हम इसको यहाँ से जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इस बीमारी के साथ अगर आगे तक रहना है और लड़ना है इकोनॉमी के साथ, तो हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर को चेंज करना है। अगर बिहेवियर हमने चेंज कर दिया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डूज़ एंड डोंट्स, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, ये कुछ लिस्ट हैं। अगर हम अपने हिसाब से इनको बनाएंगे तो हम इस पर विजय पा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।